नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज आर पार आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि आज हम हिंदुस्तान के दिल की बात करेंगे। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे दुनिया के सामने इस कदर शर्मिंदा होना पड़ेगा। चाइना, अमेरिका, रूस, ब्राजील और दुनिया के तमाम देशों के बीच पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान आतंक का एक्सपोर्टर है, आतंक की फैक्ट्री है, पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा है पाकिस्तान। और फिर क्या था, ब्रिटेन से लताड़, अमेरिका से जोरदार फटकार, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत हो रही है। बलूचिस्तान और पीओके पर तो पाकिस्तान पहले ही बैकफुट पर आ चुका है और अब पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक तो पाकिस्तान की बोलती बंद कर गया है। तो क्या वाकई पीएम मोदी के चक्रव्यूह में फंस चुका है पाकिस्तान? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। दिल्ली, लाहौर और सिंध होगा आमने सामने। देखिए इस पर सबसे बड़ी बहस, क्योंकि हम सबका दिल है हिंदुस्तानी। Rising export of terror, growing radicalization through ideology of hatred, and spread of extreme violence define the landscape of common security threats to our society. बीते 2 दिनों में पीएम मोदी की पाकिस्तान को ये दूसरी फटकार है। पहले G20 और अब आसियान, 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दुनिया के कई अहम देशों के बीच पीएम मोदी ने दूसरी बार पाकिस्तान की फजीहत की है और उसका दोगला चरित्र बेनकाब किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे देश को अलग थलग करने और इस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। बराक ओबामा ने G20 के समिट पे बार बार वो अमेरिकन्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ना चाहिए और ये गुड और बैड टेररिस्ट जो हैं इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आतंक का अड्डा बन चुका पाकिस्तान पीएम मोदी के वार से तिलमिला गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही इस बेइज्जती से पाकिस्तान पर लगातार दबाव भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में बुरी तरह से घिर चुका है। आज वो एक आतंकवादी देश की भूमिका में खड़ा हो चुका है। उसके बारे में जिस तरह से पूरी दुनिया की सोच है, वो एक ही सोच है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के, खूंखार लोगों के संरक्षण का एक सबसे सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को सबक सिखाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि सूत्रों के जरिए IBN-7 को खबर मिली है कि पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में जो आग भड़की है उसमें 5500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो चुके हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इतना ही नहीं, कश्मीर की हिंसा में करीब 6000 आम नागरिक भी घायल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी की नई रणनीति पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है? क्या पीएम मोदी के चक्रव्यूह में फंस गया है पाकिस्तान? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। मोदी व्यू में कैसे फंसा है पाकिस्तान और पाक को पीएम मोदी की जो लताड़ है उसका विश्लेषण, आसान विश्लेषण हम आपको समझाते हैं कि कैसे लताड़ दी गई है। 2 दिन और 2 बार पाकिस्तान को जोरदार फटकार। आप देखिए नवाज शरीफ इस फोटोग्राफ में भी परेशान दिख रहे हैं। पहले G20 और फिर आसियान में लताड़ दी गई है। अमेरिका, चाइना, रूस जैसे देशों के सामने भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बेपर्दा करा है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान की फजीयत की है और बोला है कि आतंक को बंद करिए जनाब आप। उसके बाद पाकिस्तान के साथ चाइना को भी पीएम मोदी की 2 टूक है क्योंकि G20 चाइना में था और चाइना तो पाक का यार है। उसके सामने पाकिस्तान को लताड़ा गया है। और आप तो जानते ही है 15 अगस्त को बलूचिस्तान की बात कर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऑलरेडी बैकफुट पे डाल दिया है। पीओके में तो पाकिस्तान में खुद ही आग लगी हुई है। अब तो सिंध भी पाकिस्तान में आजादी की बात कर रहा है, यानी चौतरफा घिरा हुआ है पाकिस्तान।
और क्या मोदी व्यू में, इसीलिए इसको हम चक्रव्यूह नहीं कह रहे, मोदी व्यू कह रहे हैं, मोदी व्यू में फंस गया है पाकिस्तान। यही आज का आर पार। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, संबित पात्रा है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के, जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसके प्रवक्ता। मेरे साथ जावेद इकबाल हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, एडमिरल जावेद इकबाल, जो कि नेवी चीफ थे पाकिस्तान के, सीधा लाहौर से इस समय लाइव हैं। रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल है, जो भारत के रक्षा विशेषज्ञ हैं। शफी बुरफत है, सिंध प्रांत के बड़े नेता। अमिताभ सिन्हा है, पॉलिटिकल एडिटर ऑफ IBN 7 मेरे साथ लाइव। ये एक बड़ा पैनल है और आज के डिबेट के शुरुआत मैं सीधा करना चाहता हूं जावेद इकबाल से। जावेद इकबाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो आतंक की फैक्ट्री है, वो मुल्क जो आतंक का एक्सपोर्टर है, वो मुल्क जो आतंक को अपनाता है, आतंक को पनपाता है, वो मुल्क अब भारत के चक्रव्यूह में, नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है? पहले G20 और अब आसियान में आपको जमकर लताड़ लगी है कि बंद करिए आतंकवाद, नहीं तो आपका बोरिया बिस्तरा बांध दिया जाएगा। जवाब दीजिए। आपको कौन सा जवाब चाहिए? अगर आपने खुश होना है तो मैं कह देता हूं जी, और अगर आपने हकीकत जाननी है तो मैं ये कहता हूं कि हमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ये दिल की ख्वाब तो हो सकते हैं, ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन ये ख्वाहिशें आपकी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आप तो दूसरों के कंधे पे अपने जो है ना वो चढ़ के बोलते हैं, कभी अमेरिका पे, कभी किसी पे। तो थोड़ा परेशान है, अमेरिका ने डांट लगा दिया। जावेद भाई, जावेद साहब, एक चीज में, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, आपको साहब तो कहना होगा, और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बोलने की भी पूरी इजाजत है, आपकी तरह नहीं है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा परेशान आप दिख रहे हैं, थोड़ा हताश भी हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तान में गाना चलता है, इतना जो आप मुस्कुरा रहे हो कोई बहुत बड़ा गम है जिसको छुपा रहे हो। अमेरिका ने लताड़ दिया आपके, यार चाइना के सामने आपको डांट पड़ गई। तो मैं जानता हूँ शर्मिंदा तो आदमी होता है, तभी थोड़ा ज्यादा मुस्कुराता है। यही बात है जावेद भाई। देखिए आप बात सुनिए, आपने ये जो है ना लताड़ना, शर्मिंदा होना, ये सब चीजें वो करे जो है कोई शरारत करे, साजिश करे, आपकी तरह झूठ बोले, कश्मीरियों को हक ना दे। आप शरारत नहीं करते, कश्मीरियों को आप हक ना शरारत दे, नहीं करते, हमें क्या जरूरत है? आप शरारत नहीं करते, आप कह रहे शरारत नहीं करते। शरारत तो जनाब छोटा मोदी साहब, छोटा शब्द है शरारत। इस पाकिस्तान में आप करते तो हैं, कत्लेआम कराते हैं जो आपके मुल्क में भी हो रहा है। आंखों में आप तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करते हैं बलूचिस्तान में, आप ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करते हैं POK में। अच्छा, फिर आप बोलते रहिए। आपको अगर मुझसे मुकालमा करना है तो बारी बारी बोलने का दोनों को चांस है, बीच में ना बोले ना मैं बोलूंगा। जी आप देखिए कि हम हिंदुस्तान के कोई भी और जो भी सूबे हैं या जो भी इलाके हैं, हमें उस पर कोई गरज नहीं है। आप आबाद रहें, खुश रहें, तरक्की करें। हमारे लिए एक पुरअमन नेबर जो है वो सारे इलाके के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप कश्मीर की बात जो है उसको गोल करके, नहीं सर, हिंदुस्तान तो इलाके के लिए बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान इलाके के लिए खराब है। देखिए, यही तो नरेंद्र मोदी बोले, यही तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं। फिर आप मुझे बोलते हैं आपको किसी ने ये सिखाया नहीं है कि बीच में नहीं बोलो? नहीं, मुझे तो बहुत कुछ सिखाया हुआ है। किस किस्म के एंकर हैं? मेरे को तो बहुत कुछ सिखाया हुआ है। थोड़ा कुछ आपको सिखाने की जरूरत है, इसीलिए आपको बुलाया हुआ है। आप जाओ, आप देखिए, अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उसके असूल होते हैं कोई। जी, मेरी बात के बीच में ना काटें। आपने तो पाकिस्तान में सारे असूलों को अपनाया है, आतंकवाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डिबेट की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो इतने आगे तक बढ़े, भारत तो इतना आगे तक बढ़ा कि आपके घर तक आ गए जन्मदिन विश करने के लिए। आपने क्या किया? मैं वही कह रहा हूं, आपने जो है बात करनी है तो उस तरीके से करें जिस तरह डिबेट में बात की जाती है। आप आप मेरा जवाब सुनिए, अपना सवाल कीजिए। संबित पात्रा कुछ हमें कोई इससे हमें कोई भी इससे गर्ज नहीं है कि मोदी साहब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। हम अपने घर में जैसे हैं, जो है खुश हैं। संबित पात्रा रिएक्ट, संबित पात्रा। देखिए, इस डिबेट में दो मुहावरों को मैंने अपना लिया है। अभी मैं देख रहा था एडमिरल साहब जो है नाराज हो गए क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे, तो वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये बातचीत के उसूल नहीं है कि कोई इस प्रकार से उनको टोके। आप जरा सोचिए हम कितने नाराज होंगे
हमारे बीच में देखिए, आज अगर हमारे एंकर ने आपको बीच में कहा क्योंकि हम आहत हैं, उन्होंने बीच में कहा, आप जरा सोचिए हिंदुस्तान कलेक्टिवली कितना आहत होगा। हम बातचीत करके पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं हर मुद्दे का, मगर आप बातचीत करने ही नहीं देते हैं, आप आतंकवाद फैलाते हैं। यहां एंकर ने क्या 2 शब्द कह दिए, आप नाराज हो गए। आप हमारे हजारों लोगों को मार देते हैं, बम फोड़ देते हैं, पठानकोट करते हैं, मुंबई हमला करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान नाराज भी ना हो, उफ तक ना करे। आप जरा सोचिए कितने वर्षों तक हमने धैर्य धारण किया है। दूसरा मुहावरा आपका रहा है जो आपने कहा कि ये आपके हसीन सपने हैं, ये कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। इससे मुझे याद आ गया कि चंद दिनों पहले जब नवाज शरीफ जी ने कहा था कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर में हम पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे, तो आप ही के डेली टाइम्स और डॉन अखबार, हमारे यहाँ के नहीं, आप ही का डेली टाइम्स जो सेकंड बेस्ट सर्कुलेशन रखता है पाकिस्तान में, उन्होंने एग्जैक्टली यही हेडलाइन दिया था कि ये नवाज शरीफ के हसीन सपने हैं, कभी पूरे नहीं होंगे। कभी कभार अपने भी अखबार पढ़ लिया करिए एडमिरल साहब, और देखिए एडमिरल साहब, ये पाकिस्तान बार बार जो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, मैं और 10 सेकंड बोल लूं, 10 सेकंड बोल लूं, आप फिर बोल। देखिए जावेद साहब, अब वो दिन पूरे हो गए पाकिस्तान के, जब वो सोचता था कि पीठ पर खंजर भोंकेगा और हम उसे चुपचाप सह लेंगे। अब देखिए रिएक्टिव से प्रोएक्टिव पॉलिसी की तरफ नरेंद्र मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आ चुकी है। पूरे इंटरनेशनल अरीना में अब पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज हो चुका है। मैं एक छोटा सा टर्म बोल दूं 5 सेकंड में, जो अमेरिका के कांग्रेसेनियल मीट ने पाकिस्तान के लिए रखा है, उन्होंने पाकिस्तान को माफिया स्टेट कहा है। अमीश जी, दे हैव कॉल्ड पाकिस्तान एज अ माफिया स्टेट, और उन्होंने तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दिया जाए, कोई हेल्प न की जाए, क्योंकि जो भी हेल्प, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे भी पाकिस्तान को दी जाती है, वो सारा पैसा आतंकवाद के नाम पे खर्चा कर देता है। ये माफिया स्टेट है जी, माफिया स्टेट है। जवाब जावेद इकबाल, जवाब मेरी एक बार सुन लीजिए। मैं भी एक मुहावरा बोल देता हूं। वो मुहावरा ये है कि कुत्तों के भौंकने से फकीर का रिज्क कम नहीं होता। तो मैं ये है, हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी जगह पे कायम है। अच्छा। और किसी दूसरे के ख्वाब से वो मुल्क खत्म नहीं हो जाया करते हैं। अगर हमने खत्म होना होगा तो फायदा आपको होगा, आप तैयार रहिए, आप खुश हो जाइए। हम तो कहते हैं कि आप हमें कल की बजाय आज खत्म करें, तो फिर आप देखें कि आपको नए हीरोओं की पौध की जरूरत है। जो अब तक आप पुराने हीरोओं पे चल रहे थे, पठानों पे, जितने खान हैं आपके हीरो, अब आपको उनकी रिप्लेसमेंट भी चाहिए। जी, अब आप कौन से पठान और खानों की बात करें, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको संबित पात्रा जवाब देंगे। अरे वाह वाह, 10 सेकंड मुझे दीजिए। इन्होंने हिंदुस्तान पे जो मुहावरा कहा है वो आपत्तिजनक है, मैं उनको बीच में टोक नहीं रहा था। इन्होंने कहा कुत्तों को भौंकने से कुछ नहीं होता। अरे जावेद साहब, आपने जिस मुहावरे का हिंदुस्तान पे प्रयोग किया है ना, जरा सोचिए, अगर हम वो जानवर होते तो आप क्या हैं? आप तो हमारे में से निकले छोटे से टुकड़े हैं, हमने दिया है। सिंह है हम, शेर हैं, अभी गर्जन किया नहीं है, अभी हुंकार भरा नहीं है। अगर गर्जन कर देंगे ना जावेद साहब, तो सब कुछ भूल जाएंगे आप। 4 बार केवल पंजा मारा है, थोड़ा थोड़ा पंजा मारा है, आपकी ये हालत है। आप तो एडमिरल रह चुके हैं जनाब, आपने भी हिंदुस्तान के हार का नतीजा भुगता है। ये हमने केवल पंजा दिखाया है। अरे गुर्रा देगा ना ये शेर, तो आप बचेंगे नहीं। हार चुके हैं हमारे से। अभी आप 4 जंगें हार चुके हैं, वो हार की टीस होगी मन में। जावेद इकबाल, वो हार की टीस होगी। ये जो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आर्मी के लोग आते हैं, मेडल लगाकर आते हैं, ये मेडल किस बात के? हार के मेडल मिलते हैं पाकिस्तान में क्या? जिसने आपके पेंसेंट पे दवारका पे गोले बरसाए थे, तो आप अपना पंजा छोड़े, आप हमला कर रहे हैं। अरे इकबाल साहब, हर वो बच्चा जो इम्तिहान में पेपर दे के आता है वो पास नहीं होता। गोले तो आपने बरसाए होंगे, लेकिन बांग्लादेश बना था। आपको याद है ना वो टाइम? याद है ना आपको? चारों जगह याद है ना? बांग्लादेश के हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के लोग अलग होना चाहते थे, इसी तरह अगर कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक मिल जाए और वो आपके साथ जाना चाहें, तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। आपकी बहादुरी किधर जाती है जी? हमारे साथ किधर जाती है?
हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल है। अनिल कौल, आप जवाब। कश्मीर को यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको हक दें। जावेद आपके साहब, साथ हैं तो अब आप बीच बिस्मिल्लाह। में बोल रहे हैं। अनिल कौल जवाब, अनिल कौल जवाब। ये कहाँ सबसे पहले पढ़ के नहीं आते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, with due respect sir, you have been an admiral, I am just a full colonel, so I understand the age and the rank difference, but with due apologies sir, I am wearing this t-shirt. I wonder if you can read what is written on this t-shirt sir. Growing up is inevitable, but aging is inevitable, but growing up is optional. So kindly grow up sir. let's stop this shadow boxing बंद करें। अब बहुत साल हो गए हैं सर, हम तो और जो आप अभी बोल रहे हो इसका डिफेंसिव मेरे हिसाब से सर डिफेंस नहीं है। आप बोल रहे हो क्योंकि आपको कोई चॉइस नहीं है। जो एक देश बना आपका जिससे कि मैं कहता हूँ हेट के ऊपर, और उसके ऊपर वो हेट अभी तक गया ही नहीं है। आप कैसे इकट्ठे रह सकते हो जबकि पिछले 3000-4000 साल से हम इकट्ठे रहते थे। तो अभी कुछ लोग आपके जो बैठे हुए हैं जिन्होंने ये हेट लगा के बीच में, और हर जगह में आपने गन डाली हुई है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दिस। और शुरू आपने किया, आप बात कर रहे हैं, आप बात करें सर, एक मिनट आप बात करें यूएन रेजोल्यूशन की। सर यूएन रेजोल्यूशन डाइड a natural death in 1972। आज उसके बाद 50 साल होने वाले हैं सर। वो यूएन रेजोल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट। क्या so why आपको are we लगता है? harping on that? अब आप जवाब सुन लेंगे मेरा? bilateral। नहीं, अभी हाँ, फेल सर। करें ना अपना प्ले। मेरा जवाब सुन लें। जी, आप जिस यूएन को डेड नहीं, आप कहते बोलिएगा, हैं, आप बोलिएगा। वो आज भी आप बोलिएगा, आज भी जावेद इकबाल आप यूनाइटेड नेशन बोलिएगा। के शफी चार्टर बरफत पे भी है, आप ही के मुल्क के एक नहीं, और तो फिर नुमाइंदे हैं सिंध से है शफी बरफत, और जर्मनी में इस समय रहते हैं। हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है शफी बरफत। स्वागत है आपका IBN 7 पर। आर पार में आप बार बार कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात उठानी चाहिए। लगातार 2 दिन और 2 लताड़े पाकिस्तान को, क्या कहना चाहते हैं आप शफी बरफत? जी आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया है। मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो वही स्टैंड है जो साईं GM सैयद ने लिया था, और वो वही स्टैंड है जो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने भी यानी पढ़े लिखे लोग थे, उन सब का एक स्टैंड था कि मजहब के नाम पे कोई कौमियत नहीं होती, कोई कौम नहीं होती। ये बंटवारा नेगेटिव था, ये बंटवारा एक साजिश थी। और आज जो मोदी साहब ये स्टैंड ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जो गुज़श्ता 10,000 साल से, मैं उसको जोड़ूंगा मोहनजोदड़ो की वो जो सिटी स्टेट थी, वो जो डेमोक्रेसी थी, वो जो जमहूरियत थी, हिंदुस्तान की जमहूरियत उसका तसलसल है जो हम 10,000 साल से काउंट करते हैं जी। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी टेररिज्म, इस्लामी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी, ये दुनिया के उन जमहूरी मुआशरों के खिलाफ एक क्राइम है। और जो हमारे इन आपको शफी बरफत आपको लगता है कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा है? शफी बरफत एक सवाल का जवाब, आपको लगता है पाकिस्तान आतंक का अड्डा है? शफी का जवाब देने दीजिए, मुझे शफी का जवाब देने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। शफी आपको जवाब दे रहे हैं जावेद इकबाल रिप्लाई। 71 के बाद शफी मेरे भाई बात सुन लो। अभी आप ये तोते की जुबान, अब तोते की जुबान बंद करो, जिसको खत्म होना चाहिए। आप वही है, बिल्कुल खत्म होना शफी चाहिए। साहब, ये पूरी दुनिया शफी साहब मेरी बात सुन लें। बना हुआ है। शफी बरफत जवाब सुनिए, जावेद इकबाल शफी बोलिए। साहब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बात सुन लीजिए। देखिए शफी साहब, आपको मैं एक अर्ज करूंगा कि GM सैयद जिसका आपने जिक्र किया, वो यूनाइटेड इंडिया में जो पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पेश की, सबसे पहले सिंध असेंबली में पेश की, और वो GM सैयद ने पेश की। तो अपने फैक्ट्स दुरुस्त करो। और दूसरा, अगर आप मोहनजोदाड़ो की औलाद हो तो आज आप अपना नाम बदल लो। फिर 1400 साल से वो जो सरवरे कायनात के पैरोकार हैं, हम जितने मुसलमान हैं,
वो उनके पैरोकार, उनके लिए मोहनजोदारो कोई लैंडमार्क नहीं है। अगर आपके अरे, लिए है तो वो आप कह रहे हैं अपना आप नाम कहाँ बदलो। मोहनजोदारो जा रहे हैं, ये तो आप कहाँ आप मोहनजोदारो जा रहे हैं? ये पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, चले हैं पूरे चले हैं पूरा इस्लाम का रहनुमा बनने के लिए। मेरी सिंपल बात अरे सुने। इस्लाम जी, को देखिए, छोड़ें, मेरी बात आप सुने। बने, इस आप वक्त- पूरी इस दुनिया का वक्त जो रहनुमा भी- बनने की सोच इस रहे वक्त हैं। दुनिया इस वक्त जिस इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, जी, वो तो हम बन जाएंगे, चिंता मत यूरोपीय करिए। यूनियन लड़ रही है, उसकी बुनियाद हिंदुस्तान ने शफी डाली। बरफत मैं आपके पास वापस आता हूँ, हिंदुस्तान शफी में बरफत मैं आपके पास 71 वापस आता हूँ, वापस आता हूँ शफी बरफत मैं आपके पास। इस्लामी संबित पात्रा कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दी के फिर खिलाफ अमिताभ जंग का सिन्हा। बुनियाद रखा था। संबित पात्रा, क्विक रिप्लाई। संबित पात्रा, आतंक का अड्डा है पाकिस्तान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे लगातार थोड़ा 2 वक्त दिन दीजिए, बोला। बहुत सीरियस। नहीं सुनिए, मैं एक सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूं। आपने अगर एडमिरल जावेद जी को ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा आप बोलते रहिए, थोड़े दिन बाद आपको ये जो खान हमारे हीरो हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। ये हमारे मुसलमान भाई जो हैं हमारे देश के, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे एक सीरियस जवाब जावेद साहब को देने की आवश्यकता है। मैं आपको याद दिलाऊं, आज से ठीक 1 महीने पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने वॉशिंगटन में जी। एक बड़ी घटना घटी। ये जो मुताहिदीन कौमी इनका पूरा MQM का जो चल रहा है, जो मुस्लिम वहां पाकिस्तान में इंडिया से माइग्रेट होकर गए थे, उन पर जिस प्रकार की जुल्म की जा रही है, उसका दास्तां को बयां करने के लिए पाकिस्तान के ही मुसलमान जो मुजाहिर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों ने जाके ओबामा से गुहार लगाई व्हाइट हाउस के सामने कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, हमें मार दिया जा रहा है, आप नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लो। और जो आतंकवाद के समर्थक थे उनके बीच और MQM के बीच भिड़ंत हुई व्हाइट हाउस के सामने, और अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस को आकर उन्हें अलग करना पड़ा। जवाब जावेद इकबाल। बंधुओं, जो आज से 70 साल पहले मुसलमान आपके जी, यहाँ 30 गए सेकंड में जवाब दीजिएगा जावेद थे, इकबाल। उनको तो आप रख नहीं पा रहे हैं, उनको काट काट 30 के सेकंड मार में रहे जवाब हैं, दीजिएगा। और आप आतंक के हमारे पनाहगार हो मुसलमानों आप को लोग। भड़का रहे हैं। और तभी आपको नरेंद्र मोदी लताड़ रहे हैं लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लगातार 2 दिन से। फिर अल्लाह करे नरेंद्र मोदी साहब, अल्लाह करे कि आप ये लाइन को ख़त्म करें, तो आपको अकल आ जाएगी कि ये गर्म हवा जो हम अपने सीने पे खाते हैं, ये गर्म हवा आपको झुलस देगी। अगर आप संजीदा नोट पे बात करना समझते भाई, आप बात समझना चाहते हैं कि नहीं? आप गर्म हवा झुलस देगी, जले पड़े हैं, गर्म हवा की बात करते हैं। आप बात सुने, आप समझने की कोशिश करें कि देखिए, जब ये पाकिस्तान नहीं था, आप समझिए प्लीज, आप इसको एक जो है ना बहस में ना टालिए। जब पाकिस्तान नहीं था तो इसी खिड़की से गर्म हवा आपको आगे तक खा जाती थी, और अगर आप में जरा भी मगज है दिमाग में तो आपको समझ आ जानी चाहिए पाकिस्तान आपका मुहाफिज है। अगर आपको ये अक्ल नहीं है तो फिर मैं खामखा की जनाब अब आप इस डिबेट को जिस मोड़ पर लेके जाना चाहते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो तमाम बातचीत आप बंद कर चुके हैं। जावेद इकबाल, संबित पात्रा, अब मैं आपके ब्रेक के बाद आता हूं, लेकिन अमिताभ सिन्हा 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, मोदी सरकार की रणनीति पाकिस्तान की तरफ बेहद आक्रामक हुई है? पहले पूरी दोस्ती निभाई, लेकिन जब आप दोस्ती और प्यार से बात नहीं चली, जब लड्डू से बात नहीं चली, तो बंदूक चलाई जाएगी। बिल्कुल अमित, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री के सब्र का पैमाना अब टूट चुका है। 2 साल सब्र किया, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया नवाज शरीफ को, उफा में मिले, तमाम बातें हुई, लेकिन एक चीज तो साफ है, वादा करके जाते थे नवाज शरीफ, अपने अंदरूनी कलह में फंस जाते थे, फिर कश्मीर का राग छेड़ देते थे। कब तक भारत सब्र करेगा? कब तक प्रधानमंत्री सब्र करेंगे? खुद आउट ऑफ बॉक्स सोचकर वो लाहौर गए, उनके घर गए, और ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो 2 बारी लगातार अटैक हुआ है पाकिस्तान पर। बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री का सब्र टूट चुका है। कब तक आरती उतारेंगे? कब तक दोस्ती का राग लाएंगे? जब तक कश्मीर का हल नहीं होगा। अरे जनाब, कश्मीर अब छोड़िए, बलूचिस्तान और सिंध हाथ से निकल जाएगा, पीओके वाला कश्मीर भी हाथ से निकल रहा है। आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, मैं ब्रेक ले लेता हूं। आप कश्मीर चलाइए थोड़ी देर और, मैं ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं। बलूचिस्तान की बात करते हैं और सिंध की बात करते हैं, जहां आग लगी हुई है, फंसा हुआ है पाकिस्तान। मोदी व्यू में आज आर पार में ये बड़ी बहस और आपका फीडबैक जोरदार आ रहा है।
कश्मीर में बवाल को लेकर अपने ही नेता के निशाने पर महबूबा। पीडीपी सांसद मुजफ्फर बेग बोले, हालात काबू नहीं कर सकती तो छोड़ दे गद्दी। ताइवान में पीएम का पाकिस्तान पर सीधा हमला, कहा आतंक के सौदागर को अलग थलग कर प्रतिबंध लगाने की है जरूरत। गणेश उत्सव पर मुंबई में माहौल बिगाड़ने वाले वायरल मैसेज से हड़कंप, पुलिस ने 4 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। जीएसटी पर संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार के इस दौर में हमारे साथ भारतीय नेता होंगे तमाम। संबित पात्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रूलिंग पार्टी है केसी त्यागी हैं महासचिव जनता दल यूनाइटेड के, खुशबू सुंदर है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और अमिताभ सिन्हा है पॉलिटिकल एडिटर IBN 7 के। मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में खुशबू सुंदर का। खुशबू, क्या आपको लगता है कि मोदी व्यू में, यानी चक्रव्यूह मोदी व्यू में पाकिस्तान फंसता जा रहा है? क्या आपका व्यू पॉइंट है? जिस तरह लगातार 2 दिनों से 2 अंतरराष्ट्रीय मंचों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लताड़ा है। आपके पास 40 सेकंड का समय है, बोलिए। बहुत लेट है लेकिन दुरुस्त है तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये जो बात पहले उनको प्रधानमंत्री का जो गद्दी उन्होंने संभाली उसी वक्त करनी चाहिए थी। उस वक्त तो बहुत भाईचारा कर रहे थे, बिन बुलाए मेहमान बन रहे थे, शादियों में जा रहे थे, बिन बुलाए दावतों में जा रहे थे। और आज 2 दिन से जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो करीबी देश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हिम्मत से पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? लेना चाहिए, कहना चाहिए, जहां से तकलीफ हो रही है हमारे हिंदुस्तान को, जहां से हमारे भाई बहनों पर एक आतंकवादी का जो हिसाब चल रहा है, उसके लिए अगर पाकिस्तान जिम्मेदार है तो पाकिस्तान का बड़े बिना किसी एक फियर के, बिना किसी डर से उसका नाम लेने से क्यों डर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? नाम लेने से डर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन काफी खुला बोला है प्रधानमंत्री ने। चलिए मैं केसी त्यागी से एक रिएक्शन लेता हूं और फिर संबित पात्रा में आपके पास आता हूं। केसी त्यागी, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, मेरा सीधा सवाल आपसे और बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है जिस तरह से लगातार 2 दिन से फटकार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों से, यह नीति पाकिस्तान पर मोदी सरकार की सुदृढ़ है, मजबूत है और बहुत आक्रामक है, और आपको पसंद है? सीधा सवाल केसी त्यागी, 40 सेकंड आपके पास भी है। देखिए, ऐसे मामलों पर जब देश का प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उस समय उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य सरकारी वक्तव्य होते हैं, देश के वक्तव्य होते हैं, और देश की जो मेन स्ट्रीम है, जो इथोज हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ऐसे में राजनीति करने का वक्त नहीं होता है। ये सही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये सही है कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये सही है कि वायलेंस हो रही है, और ये साउथ एशिया के लिए नहीं, सारे एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए ये खतरे के बादल हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरह से एशियान में और G20 में बोले हैं, उसी धारा को आगे बढ़ा के रखेंगे, और जो सार्क का सम्मेलन हो रहा है उसमें भी वो अपनी अनुपस्थिति दर्ज करा करके पाकिस्तान का एम्ब्रेसमेंट करेंगे, वो उसमें खुद नहीं जाएंगे, ऐसी भी हम उनसे आशा करते हैं। नहीं, ये आपकी आशा है, लेकिन अब आपको मोदी सरकार की नीति पाकिस्तान पे पसंद है, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। 10 सेकंड में इस पे जवाब। क्या आपको लगता है नीति आक्रामक है? पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जब दोस्ती से नहीं माने तो तरीके और भी है नरेंद्र मोदी के पास। अब तक की सबसे आक्रामक नीति है नरेंद्र मोदी की भारत के इतिहास में, आपको लगता है ऐसा? नहीं, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछना चाहते हैं कि भारत सरकार के बारे में पूछना चाह रहा हूं। भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, तो उसके नाते मैं अपनी राय रख चुका हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर के कोई इनकलाब पैदा कर दिया विदेश नीति में, ऐसा नहीं मानता। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उस पे मेरी उनके साथ सहमति है। चलिए जी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क होने के नाते इनकलाब पैदा नहीं करा, लेकिन सहमति है, पाकिस्तान करता है। जी। और केसी जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। संबित पात्रा रिएक्ट करा, बहुत विनम्रता पूर्वक बताया कि वो जी। संबित पात्रा, आपका रिएक्शन क्या है?
खुशबू सुंदर को आपने सुना, केसी त्यागी को आपने सुना, 40 सेकंड का समय आपके पास भी। फिर अमिताभ सिन्हा। चूंकि इससे पहले मैं डिबेट में था, मैं आशा करता हूं कि जावेद, एडमिरल जावेद जो पाकिस्तान से थे वो नहीं होंगे, क्योंकि नहीं है वो मैंने डिबेट उनका जिक्र अभी नहीं सुना है, इसलिए मैं खुल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर सकता हूं। जी धन्यवाद। देखिए, मैंने आदरणीय खुशबू सुंदर जी को सुना है, बड़े ध्यान से अभी सुना। मुझे लगता है जहां तक फॉरेन पॉलिसी का विषय है वो थोड़ी अपरिपक्व हैं, इसलिए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुल के पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। डिप्लोमेसी में इसी प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और पूरा विश्व इस स्टेटमेंट को समझ भी रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही अमेरिका ने, प्रधानमंत्री ने जब G20 में पाकिस्तान को एक्सपोज किया, चाइना में खुद खड़े होकर चाइना के विषय में बातचीत की, तो अमेरिका ने भी लताड़ा पाकिस्तान को, और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा कि यू हैव टू एक्ट अगेंस्ट ऑल टेरर ग्रुप्स। जी जी, आप सिलेक्टिवली काम करें, ये उचित नहीं होगा और आपको 26/11 के मुंबई हमलावरों पे एक्शन लेना होगा। जी, तो जिन लोगों को समझना है, खुशबू रिएक्ट करना चाह रही है, ना समझे वो अनाड़ी है। खुशबू, और जहां तक रिएक्शन, खुशबू का रिएक्शन मैं कंप्लीट कर लूं। रिबटल है, मैं कंप्लीट कर लूं। फेयर होना पड़ेगा, रिबटल है, मैं कंप्लीट को बोला हुआ रिपक्व है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी 10 साहब सेकंड बोलते बाद हैं दे नाम देंगे। नहीं लेते, लेकिन अमेरिका नाम ले लेता है। तो हमारे जो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी तो अमेरिका नहीं करती ना, वो डिप्लोमेसी चाइना नहीं करती, वो डिप्लोमेसी कोई और देश नहीं करता, डिप्लोमेसी सिर्फ मोदी जी करते हैं। इसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी हिम्मत से पाकिस्तान के बारे में बात की थी, मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान का नाम लिया था, राजीव गांधी जी ने नाम लिया था। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब नाम लेने से क्यों डरते हैं? जवाब बालूचिस्तान के विषय में जो बोल के आए थे जवाब में, वो बताऊं तो आपको शर्म लगेगा। देखिए, मनमोहन सिंह जी का तो नाम कृपया करके मत लीजिए। सम्मित को बोलने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने लिया था। मगर मैं कंप्लीट कर लूं। मनमोहन सिंह जी शर्मल शेख में जो करके आए थे, वो तो खुद कांग्रेस ही उन्हें डिफेंड नहीं कर रही थी। बाद में कांग्रेस ने कहा ये तो रॉन्ग ड्राफ्टिंग था, गलत ड्राफ्टिंग पढ़ के आ गए थे। बताइए, SM कृष्णा जाके गलत पढ़ के आ जाते हैं आपके विदेश मंत्री। गलती होती तो हम ले लेते हैं। मनमोहन सिंह जी बतौर प्रधानमंत्री गलत ड्राफ्ट पढ़ के आ जाते हैं। कहीं पर गलत काम हो जाता है तो हम उसमें पीछे नहीं हटते हैं, माफी मांगने से पीछे नहीं हटते हैं, माफी मांगने से। लेकिन आप लोग तो गलती होती है तो उसको ठोस लगा के बैठे रहते हैं कि उसको भी सही बताने की कोशिश करते हैं। जहां बात गलत होती है तो उसको सही कीजिए ना। खुशबू जी, इस पे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए अपने विषय को। देखिए अमीश जी, मैं इसमें जरा खुशबू जी को जरा मैं करेक्ट कर दूं। डिप्लोमेसी में वो जो कह रही है कि जो मोदी जी G20 में और आसियान में जिस देश को टेररिज्म का पनागाह बोल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है किस देश को बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा इशारा नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान की तरफ नहीं, डायरेक्ट अटैक है पाकिस्तान। हमारा करीबी देश जो टेररिज्म का पनागाह है, आप फिर भी पाकिस्तान समझ नहीं पा रही हैं, तो मैं क्या करूं इसमें, बताइए। जी अमिताभ सिन्हा, राहुल गांधी फिर भी बार आरोप लगता है सरकार पे कि फ्लिप फ्लॉप की रणनीति है। ऐसा लगता है कि जब से नवाज शरीफ, या आकलन है मेरा अपना, कि जब से नवाज शरीफ अपने दिल का ऑपरेशन करवाने लंदन गए, उनका दिल बदल गया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार करा। लंदन ऑपरेशन करवाने गए तो आखिरी शुभकामना उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। ये आपका इंसाइट है? बिल्कुल, ये खबर है सूत्रों के हवाले से, आखिरी शुभकामना प्रधानमंत्री ने दी थी। लेकिन दिक्कत ये होती है, मैंने पहले भी कहा, जैसे ही वो पाकिस्तान लौटते हैं अंदरूनी दबाव में आ जाते हैं, कश्मीर का अलग लगने लगते हैं, हुर्रियत बात नहीं कर रही है, वो हुर्रियत को इन्वाइट करने लगते हैं। इसलिए इस नीति में बदलाव आया जब पाकिस्तान प्यार की भाषा, दोस्ती की भाषा को नहीं समझ रहा था। इसीलिए बदलाव आया जो अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं कि अंदरूनी राजनीति का दबाव है। पाकिस्तान मजबूर है, नवाज शरीफ मजबूर है पाकिस्तान में आतंक को पनाह देने के लिए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने, भारत की सरकार ने ठानी है पाकिस्तान को उसी के शब्दों में जवाब दिया जाएगा। पहले बलूचिस्तान, फिर सिंध में आग लगती है और अब पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भी खूब लताड़ा जा रहा है। ये बड़ी बात है देश के लिए। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है, एक ऐसी बहस जो बहस देश के लिए होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, आखिरी दौर है। मैं केसी त्यागी के पास चलता हूं। केसी त्यागी, फेसबुक पे व्यूअर्स रिएक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आर पार होना चाहिए, पाक से बात करना समय की बर्बादी है, पाकिस्तान का समय नजदीक है, इस तरह से राय आ रही है। कहीं ना कहीं देश का माहौल ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के बेहद खिलाफ है।
क्या आपको लगता है कि मौका है और लोहा गर्म है जो बात लोग कह रहे हैं? नहीं, मौका किस चीज़ का है, लोहा गर्म किस चीज़ का है, ये मैं समझ नहीं पाया। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, जो श्री नरेंद्र मोदी के भी नेता थे और हम लोग भी उनको अपना नेता मानते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मित्र तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो मुझको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के इस ऑफिशियल स्पोक्समैन या विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन भी ये बयान देंगे कि युद्ध करना चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहिए। लेकिन मुझको नहीं लगता कि विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय भी ये बात कहेगा कि पाकिस्तान के साथ अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करो। बहुत लाजमी बात कही कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहिए। शुक्रिया केसी त्यागी साहब। मैं माफी चाहता हूं बाकी लोगों से, मैं उनके पास नहीं आ सकता, समय कम है, लेकिन कंक्लूजन है ये कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेट तो करना चाहिए, लेकिन लताड़ जिस तरह से प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, लताड़ थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए, फजीयत थोड़ी और करनी चाहिए। यही आज का कंक्लूजन। फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये आप लोगों का कंक्लूजन है, ये मेरा नहीं है। नमस्कार, ब्रेक के बाद हम तो